Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is well. तो आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं. बेसिकली ये लेक्चर जो होगा इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस करेंगे हम, प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिस्कस करेंगे और प्रोग्रेसिव मूवमेंट में जिन 3 मेन प्रेसिडेंट्स का रोल था वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है. एक चीज़ याद रखना, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस करेंगे ना, इसका एग्जैक्टली लिंक है प्रोग्रेसिव मूवमेंट क्यों शुरू हुई. जिन जिन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में एडवांटेजेस लिए, लाइक ये नहीं है, ठीक एडवांटेज भी लिए, जिन लोगों ने मोनोपलीज बनाई, करप्शन वगैरह की, उनकी वजह से प्रोग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. ठीक है, पहले इसलिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रेसिव मूवमेंट में आएंगे. एक चीज़ याद रखना, 1914 तक जो है ना, बहुत ज़्यादा यूएसए ने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर ली थी. लाइक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया था, मैन्युफैक्चरिंग का. ठीक है, इससे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज आपको क्या था कि आप पूरी वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे थे, और यूएसए जो था टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस कर गया था. लाइक वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, except जर्मनी यूएसए से कोई भी compete नहीं कर सक रहा था. ठीक है. अच्छा, अब चक्कर ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेसिकली काम किधर किधर हुआ कि पहली बात, मशीनरी बहुत एडवांस आ गई. ठीक है, मशीनरी एडवांस आ गई आपके पास. फैक्ट्रीज जो है वो मास प्रोडक्शन की तरफ चली गई. ठीक है, मास प्रोडक्शन की तरफ. और ये था कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर गया आपकी. फिर ये स्टीम इंजन्स वगैरह आपके बन गए. स्टीम इंजन्स जो हैं ये शिप्स में जो यूज़ होते हैं. ठीक है, सो एंड सो फोर्थ. फिर ये था कि लाइक एग्जांपल आप यूँ लिख सकते हो कि कोल की प्रोडक्शन अगर पहले थी ना अराउंड अमेरिका में 1800 समथिंग में 523%, तो वो राइज होगी 800% में. ठीक है, सेम गोज फॉर वीट प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ गई. वीट प्रोडक्शन मतलब कि पॉपुलेशन वगैरह कंजम्पशन बढ़ी होगी, 256% राइज आया वीट प्रोडक्शन में. अब देख रहे हो कितना मेजर फ़र्क आ रहा है. अच्छा, अब हम लिखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई क्यों, लाइक इतना यूएसए में क्या था कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चला गया. इसका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई. साइंटिफिक इन्वेंशंस में आप कॉटन गिन लिख सकते हो. कॉटन गिन एक मशीन होती है जो कॉटन के अंदर से ब्लैक सीड्स निकालती होती है. कॉटन गिन बन के. ठीक है, आप फ्लाइंग मशीन लिख सकते हो. फ्लाइंग मशीन इस तरह जो राइट ब्रदर्स ने बनाई थी, आपने सुना होगा राइट ब्रदर्स का, राइट ब्रदर्स ने बनाई थी. ठीक है, ओके, फ्लाइंग मशीन राइट ब्रदर्स ने बनाई थी. ये एक एग्जांपल हो गया साइंटिफिक इन्वेंशंस का. सेकंड जो है वो आप कह सकते हो कि वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज थी यूएसए में. नेचुरल रिसोर्सेस.
ठीक है। वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज में आप क्या कह सकते हो? कोल, आयरन, पेट्रोलियम, ठीक है। वाटर की बहुत बड़ी पोटेंशियल थी, वाटर लाइक ये डैम्स वगैरह, वाटर से एनर्जी जनरेट वगैरह करना। देखो इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए होगी ना, एनर्जी कोल से भी आती थी, पेट्रोल से भी, वाटर से भी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? थर्ड पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आप कह सकते हो कि रोड्स, ठीक है, रोड्स वगैरह बन गई थी। फिर स्टीम इंजन की वजह से ये फ़ायदा ये था, पहले ये सिर्फ डाउन स्ट्रीम लेके जाते थे, लाइक पानी का फ्लो जिधर से आ रहे नीचे लेके जाते थे। अब जब स्टीम इंजन बने, ये दूसरी डायरेक्शन में पानी के फ्लो के भी लेके जा सकते थे गुड्स को, ठीक है। लाइक सपोज इधर एक सिटी है, एक इधर सिटी है, इधर आप सिर्फ जा रहे होते थे क्योंकि पानी का फ्लो इधर होता था। अब आप यहाँ से यहाँ भी लेके जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। एनी हाउ ट्रांसपोर्टेशन बन गया। फिर रेल रोड्स, रेलवे का बहुत बड़ा ट्रैक्स बिछ गए थे उस टाइम, तो रेलवे का बहुत ज़्यादा था ना। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गैसोलीन की मोटर कार्स बन गई थी। आपने फोर्ड गाड़ी कंपनी का सुना होगा, हेनरी फोर्ड ने ये बनाई थी पहली बार, हेनरी फोर्ड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में ये आप लिख सकते हो पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट ये था जिधर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, न्यू पोटेंशियल बहुत होती है, उधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, इन्वेस्टमेंट मतलब कि कैपिटल आ रहा था डिफरेंट उस डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। जो लोग अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, इसलिए डोंट वरी, आप लोग ऑन ट्रैक हो। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या था? लेबर सप्लाई बहुत आ गई थी। लेबर सप्लाई में ये था, जो यूरोप में स्किल्ड लेबर थी ना, स्किल्ड लेबर यूरोप में, वो आना शुरू हो गई थी यूएसए में, क्योंकि यूएसए में काम बहुत था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अनस्किल्ड लेबर भी आना शुरू हो गई थी, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर जो थी वो पैकेजिंग टाइप का काम करती थी, स्किल्ड लेबर जो था वो क्राफ्टमैनशिप करता था। अच्छा, छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट अभी आप देखना, ये है बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज का, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे। इधर बेसिकली सेटबैक्स क्या आए थे, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सिक्स्थ पॉइंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये था कि सपोज वेस्टर्न रेल रोड बन रही है ना, रेल रोड जो वेस्ट की तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या हाल है आपके, ठीक हो आप? वेस्टर्न रेल रोड बन रही है, उसकी थर्ड पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने अपनी जेब से दी थी, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं उनको काइंड ऑफ सब्सिडी मिल गई थी, विच वॉज अ गुड पॉलिसी। अच्छा, फिर सेवेंथ पॉइंट क्या आएगा? सेवेंथ पॉइंट ये है कि स्पीडी कम्युनिकेशन हो गया था, स्पीडी कम्युनिकेशन। अच्छा, स्पीडी कम्युनिकेशन क्या था? फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 1799 में ये होता था ना कि एक वीक लगा था, 1 वीक लगा था जॉर्ज वॉशिंगटन की डेथ की न्यूज़ न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचने के लिए वर्जीनिया से। ये बहुत कम रास्ता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगा था, 1 हफ्ते। और इन 1831 it took 15.5 hours for एंड्रू जैक्सन जो इनका प्रेसिडेंट बना था, उसका स्टेट का एड्रेस जो हुआ था वो लाइक टेक्स्ट में पहुंचने में, वॉशिंगटन से
न्यूयॉर्क। लाइक आप देख रहे हो 1799 में एक हफ्ता लगता था, इधर 15.5 आवर्स लगते थे। फिर दूसरा ये फ़ायदा हुआ था, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा जा रहा था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम टाइप की टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो चुकी थी यूएसए में। ठीक है, ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए? 6-7 पॉइंट्स आपके हो गए। पहला पॉइंट क्या था? साइंटिफिक इन्वेंशन। दूसरा वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। चौथा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पांचवा लेबर सप्लाई। सिक्स्थ गवर्नमेंट पॉलिसीज। और सेवेंथ स्पीडी कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। अब हमने इनके सोशल इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं कि सोशली क्या इफेक्ट्स हुए इनमें, ये जो सब हो रहा था इसकी। इसका पहला इफेक्ट ये हुआ कि डेंजरस वर्किंग कंडीशंस थी वर्कर्स के लिए। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी और चाइल्ड लेबर होना शुरू हो गया था। सस्ते पड़ते थे, रिक्वायरमेंट तो थी ना डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी, चाइल्ड लेबर। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो स्किल्ड लेबर आया था ना आपका, जो क्राफ्टमैन था, स्किल्ड लेबर, या आप कह सकते हो क्राफ्टमैन, आपका क्राफ्टमैन जो था वो रिप्लेस्ड हो गया था मशीनरी से, मतलब कि अनएम्प्लॉयड हो गया था। पहले एक टाइम में आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी, अब मशीन्स आ गई थी तो लेबर की सप्लाई कम होना शुरू हो गई थी। थर्ड पॉइंट है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन शुरू हो गई थी। अब इसका क्या इशू आता है? रूरल टू अर्बन जब माइग्रेशन शुरू हो जाती है, पहले ओवर क्राउडेड हो जाती है जगह। ठीक है, ओवर क्राउडेड होगी जगह, पोल्यूशन बहुत आ गया, लाइक प्रॉपर पोल्यूशन का इशू आ गया, फिर सैनिटरी का इशू आ गया। ठीक है, अच्छा, चौथा क्या इशू आ सकता है कि अर्बनाइजेशन से ना नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, अर्बनाइजेशन से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस आया, सच एज वाटर सप्लाई बढ़ गई, उसके लिए आपको सोर्सेज बनाने पड़ेंगे, गैस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लोगों को पहुंचाने के लिए। ठीक है, लाइक हर सिटी का डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और फिर उनने लाइक बिल्डिंग्स वगैरह, कमर्शियल एरिया कम पड़ गया तो उसके लिए उन्हें स्काई स्क्रैपर्स बनाना शुरू कर दिए। सपोज वॉल स्ट्रीट आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो कि राइज ऑफ मिडिल क्लास आ गई। राइज ऑफ मिडिल क्लास मतलब कि पढ़े लिखे लोग, थोड़े बहुत हम जैसे जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, उन लोगों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन शुरू होगी। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन मतलब कि अब उनको पता था कि हमारे राइट्स क्या हैं और हम डिमांड करेंगे गवर्नमेंट को कि हमें अच्छी चीज़ दो, वोट हम उसी को देंगे जो हमें परफॉर्मेंस दिखाएगा। अब बातों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अब सोशल इफेक्ट में आप छठा जो सबसे मेन पॉइंट होगा ना, वो होगा कि बिग बिजनेसेस की मोनोपलीज बनना शुरू होगी। बिग बिजनेसेस की मोनोपलीज बनना शुरू होगी। अच्छा, अब इसका बेसिकली क्या इशू आता है जब मोनोपलीज बन जाती हैं? आपको पता है ना, पाकिस्तान में जिस तरह, अगर आप एग्जांपल ले लो, ये जो मिनरल्स हैं आपके, ये स्टोन्स वगैरह, ये वो हज़ारा साइड जो केपीके साइड में है, उधर
सर्टेन लोगों की मोनोपली है, वो लोग ही उसको सिर्फ निकाल सकते हैं, बेशक आपकी ज़मीन है जो मर्जी, सर्टेन कंपनीज की मोनोपली उधर बनी हुई। इसी तरह इधर भी मोनोपली बनाना शुरू कर दी। मोनोपली से क्या इशू आता था? पहला था कि प्राइसेस अपनी मर्जी से वो राइज कर सकते थे, ठीक है, और रॉ मटेरियल जिनसे ख़रीदते थे उनको लो पैसे कम देते होते थे, लेस प्राइस में। अब सपोज़ एक जगह एक फैक्ट्री है, मैंने फैक्ट्री को प्लास्टिक बेचनी है, तो वो एक फैक्ट्री अपनी मर्ज़ी की प्राइस का लेगी। दो फैक्ट्रीज जब होंगी तो जो अच्छी मुझे प्राइस कोट करेगा मैं तो उसी को सेल करूँगा, राइट? तो एग्जैक्टली ये इशू आ रहा था। ये इश्यूज आगे जो करंट यूएसए का पॉलिटिकल और लीगल सेटअप था ना, एंड लीगल सेटअप, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी, उनने हैंड्स अप कर लिया था। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट शुरू हुई, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली चेंजेस लाए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, लीगल चेंजेस, पॉलिटिकल आप कह सकते हो, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है। ये सब चीज़ें बना मिल के बनती हैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या है? 1890 से 1917 तक, ठीक है। और प्रोग्रेसिव मूवमेंट में तीन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। रूजवेल्ट का, ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंट आया था थाफ्ट, आई थिंक नाम है उसका, या आगे जाके कंफर्म कर लेंगे, और फिर वुडरो विल्सन का जिसने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी। इन तीन प्रेसिडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है प्रोग्रेसिव मूवमेंट का, ठीक है। अब हम प्रोग्रेसिव मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो जो मोनोपलीज बनाई हुई थी लोगों को, उनका हम डिस्कस करेंगे, और फिर उन चीज़ों को काउंटर किस तरह किया गया वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है ना प्रोग्रेसिव मूवमेंट में आप दो पॉइंट्स लिख लो, तीन सॉरी, जिसमें उनने बहुत फोकस किया। उनने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, इनके ऊपर। दूसरा आप ये लिखो कि उन लोगों ने साइंटिफिकली मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक ये नहीं है बस निकालते जाओ यूज़ करते जाओ, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक हमारे पाकिस्तान में आप देखो सीएनजी एक टाइम में गाड़ियों में इतना यूज़ हो रहा था, सही तरह मैनेज नहीं किया तो आप उल्टा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बैठे हुए, ठीक है। साइंटिफिकली मैनेजमेंट रिसोर्सेज करना, ठीक है, और ये रेगुलेट करना ट्रस्ट्स को। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा ट्रस्ट बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखो कि करप्शन को एलिमिनेट करना। अब आप एक पैटर्न देखो इधर, उनने पहले कहा हम इकोनॉमिकल करेंगे, सोशल, पॉलिटिकल और मोरल रिफॉर्म्स, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड जगह वो फोकस करेंगे करप्शन के ऊपर, करप्शन इन गवर्नमेंट, ठीक है, और रेगुलेट बिजनेस प्रैक्टिसेस, रेगुलेट बिजनेस प्रैक्टिसेस, सॉरी प्रैक्टिसेस,
अच्छा, और improving working conditions. Improving working conditions. Any questions till now? पूछ सकते हो आप लोग. अच्छा, वर्किंग कंडीशंस. अब जो है ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आ गई थी, उससे एक इशू आया कि जो रिच थे वो बहुत रिच हो गए और जो पुअर थे वो बहुत ही बॉटम में चले गए. इससे क्या डर आ गया कि यार ये ना हो ये रिबेलियन करने शुरू हो जाए लोग. तो इस वजह से इन लोगों ने प्रोग्रेसिव मूवमेंट का एक रोड मैप बनाना शुरू किया. उसमें इन लोगों ने पहला क्या किया, इसे कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड. अब ये बेसिकली क्या था, एक रेल रोड बन रही थी पैसिफिक से अटलांटिक तक. ठीक है, ये रेल रोड बन रही थी. कंपनी का नाम था जी स्टैनफोर्ड्स सेंट्रल पैसिफिक रेल रोड. स्टैनफोर्ड्स बंदे का नाम था, ठीक है. सेंट्रल पैसिफिक रेल रोड कंपनी थी. इन लोगों ने ये किया कि इनको जो सब्सिडी मिली थी ना उसमें इन्होंने करप्शन शुरू कर दी. ठीक है, फिर इन लोगों ने ये किया, वैसे होता है कि गवर्नमेंट में कोई कंस्ट्रक्शन होना कि इतना पार्ट है अलग ठेका होता है, ये अलग कंपनी के पास होता है, इतना अलग कंपनी के पास. इन लोगों ने फेक कंपनीज बना के सारा लेना शुरू कर दिया और अपने आप को हाई सैलरीज देना कर दी. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ना काफ़ी लाइक बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस हुआ. ठीक है, और अब इशू क्या था, एक आप केस लिखोगे, वबैश केस, WABASH, वबैश केस 1886. इसमें ये डिसाइड हो गया था कि यार फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ राइट है रेगुलेट करना इंटर कॉमर्स को. मतलब कि जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर कॉमर्स हो रहा है, उस स्टेट के पास कोई राइट नहीं है इस रेल रोड को रेगुलेट करने का. अंडरस्टैंड, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास रेगुलेट करने का इंटर स्टेट कॉमर्स को है. और फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो अपनी ऐशियों में बिजी थी. ठीक है, ये एक स्कैंडल आ गया. ठीक है, दूसरा ये था कि आप इन बंदों के नाम लिखो, कार्नेज, मॉर्गन एंड US स्टील. ठीक है, पहला स्कैंडल हमने ये पढ़ा, अब हम ये वाला पढ़ेंगे. एंड्रू कार्नेज इसने एक स्टील एम्पायर खड़ा कर लिया. लाइक स्टील के काम से ना इसने वर्टिकल इंटीग्रेशन की बिजनेस में. अपने वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है कि यार मैं जो रॉ मटेरियल आ रहा है स्टील बनाने के लिए, मेरी सिर्फ स्टील मिल नहीं है, मैं पीछे रॉ मटेरियल की सप्लाई भी सब खरीदूंगा. मैं टिल जिधर स्टील यूज़ होती है ना उधर तक मैं सब कुछ खरीद लूँगा और मैं अपनी एक मोनोपोली सी बना लूँगा. और इसने ये स्टील एम्पायर जो है ना, एक बैंकर था जिसका नाम था JP मॉर्गन. ये अमेरिका में बड़ा फेमस बैंक है.
जेपी मॉर्गन को इसने अपनी कंपनी सेल की और जेपी मॉर्गन ने उसे यूएस स्टील कॉरपोरेशन बना दिया। अब बताने का ये मकसद ये है कि इसने काइंड ऑफ मोनोपली बंदे ने एंड्रू कार्नेज ने बनाई और फिर उस बंदे ने वो मोनोपली ख़रीद ली। ठीक है, मतलब कि स्टील में सिर्फ और सिर्फ ये लोग थे। और कहते हैं एंड्रू कार्नेज की $500 मिलियन नेटवर्थ थी। ये 18 समथिंग की बात है उस टाइम के, ये अभी आप कर सकते हो $5-6 बिलियन। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो अगला केस आता है वो है रॉकफेलर। ये आपने अक्सर मूवीज़ में सुना होगा, ये ऑयल का बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, रॉकफेलर की कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल के नाम से, स्टैंडर्ड ऑयल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑयल का ये था कि अब ऑयल की डिमांड तो इंक्रीज हो जाती है ना जिधर आपकी इंडस्ट्रीज चल रही हों और ये सब कुछ। ठीक है, डिमांड इंडस्ट्री की वजह से इंक्रीज। ठीक है, अब ये था कि रॉकफेलर ने ये किया, इसने इसने वर्टिकल इंटीग्रेशन की, इसने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में ये होता है कि सपोज आपकी कंपनी है, एक मेरी है, एक दूसरे बंदे की है ऑयल की, हम सारे ऑयल बिजनेस में मैं सारे कंपनीज खरीद के ना अपना कंपटीशन एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, कंपटीशन रहेगा ही नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जो थी वो ऑल एंड ऑल बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रही थी। ठीक है, क्लियर। और फिर सबसे बड़ा इशू ये था उस टाइम अमेरिकन सोसाइटी के माइंड में एक थ्योरी बैठ गई थी। चार्ल्स डार्विन जो एक सोशियोलॉजिस्ट है, आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में। चार्ल्स डार्विन ने कहा था जी ये तो एक नेचुरल सिलेक्शन है और जो लोग अमीर होते हैं ये चोजन वन होते हैं। ठीक है, रिच जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। ठीक है, जो आजकल हमारे लोग भी दिल दिल में मानते हैं लेकिन एडमिट नहीं करते। अब ये इशू आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ याद है, इधर हमने बात की थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और रेगुलेट ट्रस्ट। अब हम बात करेंगे ट्रस्ट क्या थे। ठीक है, ट्रस्ट क्या थे। ट्रस्ट बेसिकली ये होते हैं कि फर्म्स जो है ना वो मिल के एक ट्रस्ट बना लेते हैं। ठीक है, और एक बोर्ड होता है उसमें, बोर्ड लोगों का ना ट्रस्टीज उन्हें कहते हैं, बोर्ड के मेंबर्स को ना ट्रस्टीज कहते हैं। और ट्रस्टीज जो है ना वो बेसिकली प्राइसेस फिक्स करते होते हैं चीज़ों की और पॉलिसीज बनाते होते हैं। अब इसमें इश्यूज क्या है कि यार ये इनको करने दो जो कर रहे हैं। इसमें इशू ये आता है कि सपोज एक आपकी कंपनी एक मेरी कंपनी है, हमने ट्रस्टीज के पास चले गए। ठीक है, अब ये हमारी कंपनी को भी प्रॉफिट देंगे, आपके भी। सपोज जिस तरह शुगर मिल है, आपकी भी मेरी भी, ये 36 रुपीज़ की ये सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 36 रुपीज़ करेंगे। अगर ये 36 का ये 25 का है तो उसमें तो ये होगा ना हम 25 की तरफ जाएंगे, तो वो ये काइंड ऑफ मोनोपली सी क्रिएट हो जाती। ठीक है, अब ये कि उनने ट्रस्टीज का ये इशू आ रहा था कि प्राइसेस जो है वो फिक्स्ड कर देते हैं, फिक्स्ड प्राइसेस हो जाती हैं और पॉलिसीज जो हैं वो अपने फेवर में कर देते हैं। ये काइंड ऑफ इलीगल होता है कि आप ट्रेड को रिस्ट्रेन कर दो, मतलब कि कंट्रोल ट्रेड करो, कि जब चाहो आप सप्लाई चला दो, जब चाहो आप सप्लाई रोक लो। ठीक है, इवन इसके खिलाफ 1890 में शेरमैन एक्ट भी आया, शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट।
ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट था क्या, बेसिकली कौन लाया इसने। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रस्ट को इलीगल कह दिया, और लेकिन इसमें लूप होल्स थे जिसकी वजह से ट्रस्ट वाले लोगों ने विद होल्डिंग कंपनी के नाम से काम शुरू कर दिया। विद होल्डिंग कंपनी क्या होती है कि एक बड़ी कंपनी होती है, वो बाकी कंपनीज को ख़रीद लेती है छोटी मोटी। सपोज़ जनरल मोटर्स, आपने नाम सुना होगा जनरल मोटर्स, ये बहुत बड़ी कंपनी है, और इसने लाइक आई थिंक ये बेंटले और बाकी जो छोटी आप कंपनीज देखते हो ना, लेमोगिनी वगैरह, ये वो सब जनरल मोटर्स ने ख़रीदा हुआ है। काइंड ऑफ जनरल मोटर्स की मोनोपोली है, ठीक है। अच्छा, अब इधर ट्रस्ट वाला इशू आ गया। अब नेक्स्ट जो अगला इशू है ना, वो है मास इमिग्रेशन का। मास इमिग्रेशन, मास इमिग्रेशन। अच्छा, मास इमिग्रेशन में क्या चक्कर था? एक हमने डिस्कस किया था ना कि स्किल्ड लेबर आ रहा था साउथ एंड ईस्टर्न यूरोप से ना, अनस्किल्ड लेबर आ रहा था, अनस्किल्ड लेबर। और ये जो लेबर था ना, ये काइंड ऑफ लाइबिलिटी थी, ठीक है। और इन लोगों, अब ये लोग आ रहे थे तो इसकी वजह से अर्बन्स में स्लम्स बन रहे थे, स्लम्स बन रहे थे, कच्ची बस्तियाँ, ठीक है। और ये डिफरेंट यूएस सिटीज़ में बन रहे थे। डिफरेंट यूएस सिटीज़ में ना, लाइक हर बड़ी सिटी में स्लम्स बने होते थे, वो इन इमिग्रेंट से बनाए होते थे, ठीक है। और ये जब स्लम्स बनते हैं तो उनमें हेल्थ का इशू आता है, ठीक है, रिसोर्सेज का इशू आता है, और भी बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। अब प्रोग्रेसिव मूवमेंट वालों ने लाइक जो इंडिविजुअल में, मैंने आपको कहा था ना कि हम पहले इंडिविजुअल लोगों की बात करेंगे, फिर स्टेट लेवल की बात करेंगे, फिर हम फेडरल लेवल में आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें यह हुआ कि एक होता है हल HULL हल हाउस। हल हाउस 1889 में जेन एक औरत थी, ठीक है, उसने, जेन एडम्स ने इसका सलूशन ये निकाला कि उसने डे केयर्स बनाना शुरू किए, डे केयर्स एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। मतलब कि जो बुढ़े लोग हैं वो स्कूल वगैरह नहीं जा सकते, तो उनके लिए एजुकेशन सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। और फिर इसी को देखा देखी हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट बनी। ये जो थी बेसिकली काइंड ऑफ गरीबों के लिए, जिस तरह हमारा इधर कहते हैं जी हम 50 लाख घर गरीबों के लिए बनाएंगे, ये वो चक्कर था, ठीक है। ये एक्चुअल गरीबों के लिए थे इन 1893, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? अच्छा, अब चक्कर ये कि सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आपका आ गया था, लेकिन 1893 में ना डिप्रेशन आ गया यूएसए में। डिप्रेशन आ गया, उस टाइम आपका प्रेसिडेंट था ग्रोवर क्लिवलैंड, और इस बंदे से कोई आया सच कंट्री संभाली भी नहीं जा रही थी, ठीक है। तो अब चक्कर ये हुआ कि एक सेनेटर था विलियम मैकिनली। ये जो था सेनेटर था ओहायो का, बड़ा कंट्रोवर्शियल बंदा था। इसको एक बंदा था बिजनेसमैन बहुत बड़ा, मार्क हैनन, इसने उसकी कैंपेन में, प्रेसिडेंशियल कैंपेन में ना $15 मिलियन की हेल्प की, और ये बंदा जीत गया।
अब इमेजिन करो जिसको यूं बिजनेसमैन सपोर्ट कर रहे हो उसकी फिर क्या कंट्री के साथ होगी, वो तो बिजनेसमैन के साथ ही होगा ना फिर लॉयल। तो इसकी वजह से लाइक इस तरह के लोग जब आना शुरू हुए ना तो सत्यानाश होना शुरू हुआ। अब मैंने आपको याद है स्टार्ट में बताया था कि ये वुड्रो विल्सन वगैरह जो वो आएंगे हमारे प्रेसिडेंट्स वगैरह, हाँ रूजवेल्ट, थेफ्ट और वुड्रो विल्सन वो इनके बाद आएंगे और वो बेसिकली प्रोग्रेसिव मूवमेंट में एक इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्रेसिव लोगों की जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट में उनकी फ़िलॉसफी क्या थी? उनकी फ़िलॉसफी ये थी कि आप लोगों को फ्रीडम बाय बर्थ नहीं मिलती, फ्रीडम बाय बर्थ नहीं मिलती, आपने फ्रीडम लेनी होती है। ठीक है। और ये होता है वो कहते थे समथिंग टू बी अचीव्ड, फ्रीडम इज समथिंग टू बी अचीव्ड। और इधर आप कोटेशन एक और लिख सकते हो वुड्रो विल्सन की। ठीक है। ये कोटेशन ज़रूर आंसर्स में आप लिखो, इससे बहुत इम्पैक्ट आता है। वुड्रो विल्सन कहता था कि विदाउट गवर्नमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना ऑफ दोज कॉरपोरेशंस, लाइक गवर्नमेंट की मैनेजमेंट करनी चाहिए कॉरपोरेशंस को, गवर्नमेंट को। और उसने दूसरा वुड्रो विल्सन ने कहा था कि ये एक्सप्लेनेशन मार्क में पुअर वुड बी destined to indefinite victimization by the wealthy। ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? कि पुअर जो है वो हमेशा से विक्टिमाइज होंगे वेल्थी लोगों से और गवर्नमेंट को इनको कंट्रोल करना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए गरीबों का हक बचाने के लिए। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ?